अभी तक हमने जो आपका हीट इंजन था उसको हमने कम्प्लीटली एक तरीके से डिस्कस किया है कि उसका एफिशिएंसी कितना निकल के आता है, कैसे जो हीट इंजन है वो आपका जो हीट है उसको वर्क डन में चेंज करता है। ओके, और हमें देखा था कि आपका जो एफिशिएंसी है किसी भी इंजन का वो 100% नहीं हो सकता। ओके, बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका जो कंप्लीट हीट है वो कंप्लीटली वर्क डन में चेंज हो जाए। ओके, सो इसके लिए एक जो मॉडल है आपका हीट इंजन जो मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है वो आपका कार्नोट साइकिल को फॉलो करता है और उसको कार्नोट साइकिल बोलते हैं। ओके, सो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कार्नोट साइकिल को। हमने डिस्कस किया था कि आपका जो कोई भी हीट इंजन है वो एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करना चाहिए, बिकॉज कि अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस होगा तो साइक्लिक प्रोसेस में आपका इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा यू वो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। उससे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। इट मीन जितना वर्क डन होगा वो हीट कितना एक्सचेंज हुआ है या फिर बोल सकते हो हीट इंजन ने कितना हीट यूज किया है उसके इक्वल आ जाता है। सो कोई भी हीट इंजन हो अगर उसके लिए आपका साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है सो उसके लिए वर्क डन फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी रहेगा। ओके, सो कार्नोट साइंटिस्ट ने क्या किया कि मैक्सिमम इफिशियंसी का एक जो साइकिल है उसको डिजाइन किया और बोला कि ये ही सभी हीट इंजन्स में से आपका मैक्सिमम इफिशियंसी को प्रोवाइड करेगा। ओके, इसका मैक्सिमम इफिशियंसी होगा कार्नोट इंजन का। ओके, अब आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो कार्नोट इंजन है वो एक तरीके से प्योरली आइडियल केस है जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कोई भी हीट इंजन अगर आप डिस्कस करोगे उसका एफिशिएंसी आपके कार्नोट इंजन से कम ही होना चाहिए। ओके, बिकॉज आइडियल केस नहीं होगा। ओके, हम चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ओके, सो किसी भी हीट इंजन में सबसे पहले हमें ज़रूरी है दो चार चीज़ें डिस्कस करना। सबसे पहले आपका आता है कि आपका जो हॉट रिजर्वायर है क्या होता है, कोल्ड रिजर्वायर क्या होता है। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका हॉट रिजर्वायर। सेकंड जो है वो आपका कोल्ड रिजर्वायर, कुछ ना कुछ उस सिस्टम में होगा। थर्ड जो है वो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है। ओके, बिकॉज हमने डिस्कस किया था कि इंजन आपका हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के बीच में काम करता है और जो आपका हीट है वो आपका हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर की तरफ मूव करता है। ओके, सो इसमें बीच में एक अरेंजमेंट बनाते हैं जिसे हम हीट इंजन कहते थे। ओके, अब वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है। सपोज इसका टेम्परेचर T1 हम लेके चलते हैं, इसका हम टेम्परेचर T2 लेके चलते हैं। सपोज अब ये वर्किंग सब्सटेंस देखिए कि जो इंजन है आपका जो हीट इंजन होगा उसके अंदर क्या वर्किंग सब्सटेंस होना चाहिए। ओके, वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है कि जो आपका वैसे नॉर्मल जो हीट इंजन्स है जो मोटर बाइक्स में यूज होते हैं उसके अंदर जो नॉर्मली कौन से हैं आपके सीएनजी है, सीएनजी है और पेट्रोल है और डीजल है। ओके, सो ये जो है ये आपके वर्किंग सब्सटेंस होते हैं और स्टीम जो है वो आपका स्टीम इंजन्स है उसके अंदर यूज होता है। तो ये तो बात आई कि आपके जो इंजन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के उनके अंदर जो आपका सब्सटेंस है वो क्या होता है, बिकॉज ये सब्सटेंस ही आपका हॉट रिजर्वायर है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब ये जो कार्नोट साइकिल है इसके अंदर का जो सब्सटेंस है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका आइडियल गैस होता है। आइडियल गैस क्यों, बिकॉज हम आइडियल कंडीशंस लेके चल रहे हैं। आइडियल गैस के अंदर
किसी भी तरीके के जो एनर्जी लॉस है वो नहीं होते हैं कोलिजन से। ओके, और हमें पता है किसी भी तरीके का इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। ओके, और जो मॉलिक्यूलर एक तरीके से इंट्रैक्शन है वो नहीं होते इसके अंदर, सो एनर्जी लॉस आपका नहीं होगा आइडियल गैस में। ओके, और जो आपका कार्नोट साइकिल है इसके अंदर जो पिस्टन होता है ना, जो आपका पिस्टन होता है वो आपका फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। ओके, किसी भी तरीके का फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए। इट मींस आइडियल कंडीशंस लेके चल रहे हैं कार्नोट साइकिल के लिए। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पता है कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होगा। ओके, सो आइडियल जो आपका कार्नोट जो साइकिल है वो एक तरीके से आइडियल हीट इंजन होता है, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। ओके, बट ये जो कार्नोट साइकिल है या फिर कार्नोट इंजन है, ये हमारी मेनली हेल्प करता है कि हम किसी भी हीट इंजन को इजीली समझ सकते हैं। ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं कि कार्नोट ने कैसे एक साइक्लिक प्रोसेस है उसको डिजाइन किया होगा। ओके, और किस तरीके से जो आपका एफिशिएंसी वगैरह सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कितना हीट वो एब्जॉर्ब करता है, कितना हीट वो रिजेक्ट करता है आपके रिजर्वायर के अंदर। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा, जो डायग्राम है उसको डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए इजी रहता है, सबसे इजी कि जो आपका प्रोसेस है उसको समझना। सो सबसे पहले हम जो पीवी डायग्राम है या टीवी डायग्राम है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो वो हमारे लिए इजी रहेगा साइकिल को समझने के लिए। ओके, सो उसको ड्रॉ करते हैं। ओके, सो ये सपोज आपका यहाँ पर पीवी डायग्राम बना रहे हैं सबसे पहले। ओके, सो सपोज हमारा यहाँ पर एक पोजीशन था पॉइंट ए। ओके, यहाँ पर इसके जो पॉइंट हैं, इसके सपोज प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। कुछ इस तरीके से इसका स्टेट होगा इस पॉइंट का। ओके, अब हमें साइक्लिक प्रोसेस बनाना है पॉइंट ए के अराउंड। सो ये हमारा सबसे इनिशियल जो पॉइंट है उसके स्टेट हो जाते हैं। ओके, बिकॉज हमें पता है किसी भी पॉइंट को जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनसे उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो जो आपका कार्नोट साइकिल है वो 4 स्टेज से मिलके बनाता है। 4 स्टेज इंजन होता है ये। ओके, फर्स्ट स्टेज जो है उसके अंदर देखिए क्या होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है वो होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, और ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ये रिवर्सिबल होता है आपका। इट मीन्स आपका आप इसका डायरेक्शन जो है वो रिवर्स भी कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले आइसोथर्मल क्या किया, एक्सपेंशन किया। ओके, और हमें पता है कि टेम्परेचर आपका क्या रहता है, सेम रहता है। इट मीन्स T1 जो है वो आपका क्या है, इसके अंदर टेम्परेचर होगा। सो ये जो पॉइंट है ये आपका यहाँ से कुछ यहाँ तक आ जाएगा, ये B पॉइंट है, और इसका प्रेशर जो है P2 होगा, वॉल्यूम V2 होगा और टेम्परेचर जो है वो T1 रहने वाला है, सेम रहेगा। ओके, अब हमें पता है कि B पॉइंट से वापस C तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं तो ही ये वापस A तक आने की कोशिश करेगा ना। सो सेकंड के अंदर देखिए, सेकंड स्टेज जो है उसके अंदर होता है आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ओके, सो ये जो प्रोसेस है ये कुछ इस पॉइंट से यहां तक आ जाएगी। ओके, सपोज ये आपका C पॉइंट है तो यहां पर प्रेशर भी आपका अलग होगा, वॉल्यूम भी अलग होगा और टेम्परेचर भी हमें पता है चेंज होता है, बिकॉज किसी भी तरीके का हीट एक्सचेंज नहीं होता है। इट मीन्स आपका टेम्परेचर यहां पर चेंज होगा। अब देखिए C पॉइंट को वापस A पे लेके आना है। इट मीन्स अगर मैं इसको आइसोथर्मल कंप्रेशन अगर इसका कर देता हूं देन ये पॉइंट A की तरफ मूव करेगा ना। सो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि आपका इसका होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो देखिए थर्ड स्टेज में क्या होगा, पॉइंट C जो है वो पॉइंट
डी तक यहाँ पर चला जाएगा। और इसका प्रेशर देखिए, प्रेशर आपका अलग होगा, वॉल्यूम भी अलग होगा, बट टेम्परेचर जो है वो आपका सेम रहेगा, बिकॉज ये एक तरीके से जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो है। ओके, सो ये आपका थर्ड स्टेज होता है। अब हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेज में यहां पर आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन करते हैं। ओके, और इससे क्या है, ये जो पॉइंट है ये आपका डी पॉइंट ए पॉइंट तक वापस चला जाता है। इट मीन्स टोटल एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो आपका बन जाता है इन 4 स्टेजेस की हेल्प से। फर्स्ट स्टेज है आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फोर्थ है आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो ये तो आपका देखिए डायग्राम हो जाता है। ओके, कि किस तरीके से आपका जो प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस वो कैसे होगा। ओके, अब हम कंप्लीटली इनको डिस्कस करेंगे बाद में कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है और फोर्थ में क्या होता है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ से जनरली अगर चेक करें तो हमने देखिए जो क्वेश्चन थे, हमने जो आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। सो उनमें हमने चेक किया था कि अगर एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है देन साइक्लिक प्रोसेस में आपका जो डेल्टा यू है वो इज इक्वल टू 0 होता है। किसी भी तरीके का जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं होता, बिकॉज आपका यहाँ से स्टार्ट हुए थे इसी पॉइंट पे वापस आ गए। टेम्परेचर में किसी भी तरीके का चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स इंटरनल एनर्जी में किसी तरीके का चेंज नहीं हुआ। ओके, और आपका जो वर्क डन है वो इस केस में हो सकता है कि 0 ना हो। ओके, और वो वर्क डन है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके जो इंजन है, हीट इंजन जो है उसकी प्रॉपर्टी पे, कि अगर आपका वर्क डन जो है वो प्रोसेस कैसे हो रही है उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि वर्क डन आपका नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, बट यहाँ पर हम चेक कर पा रहे हैं कि ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से हो रही है। ओके, साइन आपको सही से लगाना है। ओके, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। आपका जो कार्नोट रेफ्रिजरेटर है उस केस में कि जो साइन है वो अपोजिट कर देते हो तो आपका रेफ्रिजरेटर बन जाता है, बट वो टॉपिक हमारा बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो वर्क डन है वो देखिए, वर्क डन क्या होगा, ये जो कर्व है इसके अंदर जो एरिया इनक्लोज है वो आपका वर्क डन के इक्वल होता है। ओके, सो इस प्रोसेस में ये वर्क डन हो जाता है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप जो स्टेजेस हैं इनको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हमें डिस्कस करना होगा कि जो आपका कार्नोट इंजन है उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो कैसे होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो कार्नोट इंजन है उसका वर्किंग जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। अब देखिए, हमें पता है आपका हॉट रिजर्वायर होता है किसी भी इंजन में, कोल्ड रिजर्वायर होता है, तो सबसे पहले उसको ड्रॉ करते हैं। ये आपका हॉट रिजर्वायर है, सपोज T1 टेम्परेचर पे है। उसी तरीके से आपका कोल्ड रिजर्वायर है, ये आपका T2 टेम्परेचर पे है। उसी तरीके से 4 स्टेज हैं, तो चारों स्टेज जो हैं उनके लिए बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर आपका हॉट होगा T1, कोल्ड, हॉट, कोल्ड। ओके, और वर्किंग सब्सटेंस हमने चेक किया था कि आपका जो आइडियल गैस है वो वर्किंग सब्सटेंस होता है, और इंजन में जो पिस्टन यूज होता है उसमें किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं होता है। सो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या कंसिडर किया था, ये आपका क्या है, फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या चेक किया था कि आप क्या करते हो, पॉइंट ए से बी तक जाते हो, और प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। ओके, तो ये आपका हो जाता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सॉरी।
सो इस प्रोसेस में रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपका क्या होता है, आपका जो सिस्टम है वो आइसोथर्मली एक्सपेंड करेगा। ओके, सो हॉट रिजर्वायर के कांटेक्ट में रहने वाला है ये आपका, सो इसमें आइडियल गैस था। ओके, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन इट मीन्स आपका जो पिस्टन है वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। सपोज यहाँ का जो कंडीशन है वो इनिशियल कंडीशन आपका सपोज P1 V1 और T1 था। ओके, और ये सिस्टम जो है ये आपका क्या करने वाला है, एक्सपेंड करने वाला है, बिकॉज यहाँ से क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ हीट इसको प्रोवाइड कर किया जाएगा। सपोज Q1 हीट है, Q1 हीट हमने क्या किया, जो हॉट रिजर्वायर से है वो आपका प्रोवाइड किया इस सिस्टम को। ओके, सो ये कुछ आइसोथर्मली एक्सपेंड किया और इसका जो स्टेट है वो सपोज P2 V2 और T1 हो जाता है, टेम्परेचर सेम रहेगा। ओके, अब देखिए जैसे ही ये Q1 हीट एब्जॉर्व करेगा, एब्जॉर्व करते ही हम इसको क्या है, आइसोलेट कर देंगे। ओके, आइसोलेट करते ही आपका कुछ इस तरीके से सिस्टम दिखेगा। ओके, ये ओके, अब देखिए स्टेट आपका P2 V2 T2 था ना। ओके, अब क्या होगा, देखिए अब ये जो आपका पिस्टन है ये मूव कर रहा था, बट Q1 हीट एब्जॉर्व करते ही हमने इसको आइसोलेट कर दिया। इट मीन्स इस पिस्टन के पास कुछ न कुछ इनर्शिया जरूर होगा, तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। बट हमें पता है यहाँ पर किसी भी तरीके का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो देखिए हीट एक्सचेंज हो सकता था, उसी वजह से आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, बट यहाँ पर किसी भी तरीके का जो डेल्टा Q है वो आपका 0 होगा। ओके, सो ये जो गैस है बट एक्सपेंड जरूर कर रही है, इट मीन्स इसका टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये एक तरीके से जो सेकंड जो आपका स्टेज है उसके अंदर प्रोसेस कौन सा होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यही तो प्रोसेस होता है इसके अंदर। सो इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपका जो गैस है वो एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेगा। इट मीन्स इसका टेम्परेचर अब की बार चेंज होगा, वॉल्यूम और जो प्रेशर है वो भी चेंज होगा। सो सारी कंडीशंस जो हैं, तो आपका स्टेज देखिए किस जो स्टेट देखिए गैस का किस तरीके से चेंज होगा। ये आपका चेंज हो जाता है P3 V3 और यहाँ पर टेम्परेचर आपका T2 हो जाता है। ओके, अब देखिए हमने यहाँ से क्या लिया, Q1 हीट लिया, बट ये जो सिस्टम है इसने वर्क किया, बट वर्क करने के बाद जो हीट है, जो बची हुई हीट है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कोल्ड रिजर्वायर में क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हीट का जो फ्लो है वो बना रहना चाहिए। ओके, सो यहां से देखिए कि यहां से हम क्या करेंगे, इसको इस सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, और जैसे ही इसको किया तो अब हमें हीट यहां पर रिजेक्ट करना है। ओके, सो हम क्या करते हैं कि आपका जो गैस था उसको हम कंप्रेस करते हैं। ओके, और आइसोथर्मल कंप्रेस करेंगे। सो गैस का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, और ये जो कोल्ड रिजर्वायर है इसके टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा इस सिस्टम का। सो क्या है, एक आइसोथर्मल एक तरीके से जो कंप्रेशन है वो है। ओके, सो इसमें क्या है आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। ओके, यही तो हो रहा है, हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया, फिर क्या कर रहे हैं, वापस आइसोथर्मल कंप्रेस कर रहे हैं इसको। सो आइसोथर्मल कंप्रेस करेंगे तो यहाँ का जो हीट है वो आपके सिंक में रिजेक्ट हो जाएगा। सपोज जो हीट है वो आपका Q2 है। ओके, अब देखिए अब क्या होगा, जैसे ही ये Q2 हीट इसमें रिजेक्ट कर देता है, हम इस सिस्टम को आइसोलेट कर देंगे, बिकॉज हमारा जो काम था हमने कंप्लीट कर दिया। सो इसको जस्ट हम अगर आइसोलेट करेंगे, अब यहां से देखिए स्टेज देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। यहां पर आपका P3 V3 T2 था, तो यहां पर स्टेज देखिए किस तरीके से हो जाएगा। ये आपका प्रेशर चेंज होगा, P4 हो जाएगा सपोज, V4 आपका वॉल्यूम हो जाएगा सपोज, और आपका T2 जो है वो क्या होगा, यहां पर सेम रहने वाला, बिकॉज क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, टेम्परेचर आपका सेम रहना चाहिए। टेम्परेचर आपका यहां पर क्या होगा, T2 होगा। सो ये यहां पर स्टेज चेंज हो जाता है। इस स्टेज से इस स्टेज में
चेंज हो जाता है। ओके, स्टेट इस तरीके से चेंज हो गया। अब देखिए, जैसे ही हमने इसको आइसोलेट किया तो पिस्टन का कुछ न कुछ इनर्शिया होगा और ये कंप्रेस जरूर होगा। ओके, बट किसी भी तरीके का हीट एक्सचेंज ये नहीं कर सकता, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 होगा। सो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन सी होगी आपकी? एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन। और हम यहां से चेक कर पा रहे हैं कि एडियाबैटिक कंप्रेशन की हेल्प से हम इनिशियल स्टेज को वापस एक तरीके से अटेन कर लेते हैं। सो यहां से देखिए, यहां पर आपका ये स्टेज है, ये स्टेज किस में चेंज होगा? आपका जो भी इनिशियल कंडीशन था P1 V1 और यहां पर T1, बिकॉज टेम्परेचर तो चेंज होगा ना, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, सो ये आपका टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज होगा और इनिशियल टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। सो हमने क्या किया, एक साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट कर दिया यहां से, कि यहां से हमने Q1 हीट एब्जॉर्व किया, सिस्टम ने कुछ वर्क डन किया। ओके, फिर हमने वर्क करके उस सिस्टम के अंदर हीट को क्या किया, रिजेक्ट किया सिंक के अंदर। ओके, जिससे कि एनर्जी का फ्लो है वो, हीट का फ्लो जो है वो बना रहे, एनर्जी कंजर्वेशन को हमेशा फॉलो करे ये लूप। ओके, सो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली होती रहती है, और हर साइकिल में हमें कुछ ना कुछ वर्क डन जरूर मिलता रहेगा, और हर साइकिल में Q1 हीट है वो ऑब्जर्व की जाएगी और Q2 हीट आपकी रिजेक्ट की जाएगी सिंक में। ओके, और वर्क डन जो है वो आपका हर साइकिल में होगा। ओके, सो ये एक आपका वर्किंग जो प्रोसेस है आपके कार्नोट इंजन का, या फिर बोल सकते हो किसी भी हीट इंजन का, बिकॉज ये कार्नोट इंजन जो है ये हमारी हेल्प करेगा किसी भी हीट इंजन को समझने के लिए। ओके, सो अब हमें इंटरेस्टेड होना चाहिए आपके वर्क डन के एक्सप्रेशन में, कि कितना वर्क डन आएगा उस सिस्टम में, कितना जो हीट है वो सिस्टम एब्जॉर्व करेगा, कितना सिस्टम सिंक करेगा हीट को। ओके, और कितना उस जो आपका कार्नोट इंजन है उसका एफिशिएंसी कितना होगा। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वांटिटीज आती हैं, जिसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और हर स्टेज को प्रॉपरली अभी मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करेंगे कि कितना वर्क डन होगा, कितना हीट एब्जॉर्ब होगा। ओके, हर प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है। ओके,